कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे खटीमा। निर्माणाधीन तहसील भवन का किया निरीक्षण। मानकों के अनुरूप निर्माण के दिए निर्देश। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर देखने को मिली नोक-झोंक। प्रशासन बोला, अब नहीं होने देंगे धर्मनगरी में अतिक्रमण। चंपावत जिलाधिकारी ने किया स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। डॉक्टरों को दिए निर्देश, हर महीने लगाए जाएं स्वास्थ्य कैंप। और चार धाम आ रहे यात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह। सरकार और प्रशासन की जमकर कर रहे तारीफ, व्यवस्थाओं की कर रहे सराहना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो पौड़ी से मिल रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दौरा है यहां पर और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अधिवेशन में उन्होंने प्रतिभाग लिया है। श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों की यहां पर समीक्षा बैठक लेंगे। श्रीनगर से विधायक है धन सिंह रावत। तो बड़ी खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दौरा है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अधिवेशन में उन्होंने प्रतिभाग लिया है। साथ ही श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर से विधायक हैं धन सिंह रावत। श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। साथ ही जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अधिवेशन में उन्होंने प्रतिभाग लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में मदद के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई, जो धाम में यात्रियों को पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगी। बता दें कि चारधाम यात्रा में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। उत्तरकाशी में मनेरी डैम के पास बने टापू पर देर रात फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता बहने के कारण मजदूर फंसे थे। खबर मिलते ही उजेली के एसडीआरएफ टीम ने देर रात अंधेरे में कड़ी मशक्कत से रिवर क्रॉसिंग पुल बनवाकर लोगों का रेस्क्यू किया। देर रात में चला रेस्क्यू सुबह तक जारी रहा। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कुछ परिवारों ने पलायन करने की सूचना पर शासन प्रशासन में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुए बवाल के तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने अपने मकान पर बिकाऊ है लिखवा दिया है। हालांकि इसकी सूचना के बाद प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उस पर पेंट लगवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कभी भी कोई घटना घट सकती है, जिसके कारण लोगों ने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बवाल के दौरान उनका काफी नुकसान हो गया था। मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक, और पूरे मोहल्ले में हम पथराव कराया गया।
जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे जरूर रहते हम यहाँ नहीं। किसी भी टाइम कुछ भी हो सका, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ अकेला घर है, चारों तरफ साड़ियों के घर हैं। उन्होंने ये कहा था कि भी देखो ऐसी बात लिखनी ठीक नहीं है, बेचोगे तो डीलर को कह कर बेच लियो। मैंने कहा साहब ठीक। हमारी इतनी लूटपाट हुई हुई, इतना नुकसान हुआ, किसी ने हमें पूछा तक नहीं। ये सूचना मिली थी, सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है, अब सब ठीक ठाक है। नहीं, कुछ बातचीत में बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही भावुकतावश लिख दिया था। प्रशासन को उन्होंने अभी कुछ लिखित तो दिया नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं और पुलिस के लोग भी वहाँ बराबर अपना निगाह रखे हुए हैं। द्वाराहाट में भूमि संरक्षण रानीखेत ने वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वनों को आग से बचाने की जानकारी दी गई, क्योंकि गर्मी के मौसम में पहाड़ वनाग्नि से थक जाते हैं, जबकि ग्रामीणों के सहयोग के बिना विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। गोष्ठी की अध्यक्षता सरपंच मल्ली मिरई तारा बजेठा ने की, जिसमें वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौन का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और उपचार के संबंध में जानकारी ली और इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें अवगत कराया कि चिकित्सालय में उनके अतिरिक्त एक फार्मासिस्ट और 2 अन्य कार्मिक तैनात हैं। चिकित्सालय में माह में लगभग 200 तक ओपीडी होती है और मुख्य रूप से बुखार, डायरिया और संक्रमण आदि से संबंधित मरीज आते हैं, जिनका उपचार कर दवा दी जाती है। वहीं चिकित्सालय में मरीजों की संख्या कमाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौन के अंतर्गत आने वाले गांवों का एक चार्ट तैयार करें और गांव में चिकित्सा कैंप का रोस्टर तैयार कर प्रत्येक माह कम से कम 2 चिकित्सा कैंप आयोजित कर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में पेयजल की समस्या होने के संबंध में जिलाधिकारी ने मौके पर पेयजल विभाग के अधिकारियों को शीघ्र पेयजल लाइन की मरम्मत कर पेयजल सुचारू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के साथ ही आने वाले मरीजों का बेहतर उपचार करें। मरीज को चिकित्सालय से ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराएं। पीएचसी धौन का और हमारा जो स्कूल है जहाँ पे बूथ भी है, बूथ का निरीक्षण किया गया, क्योंकि चुनाव भी हैं और चुनाव के दौरान चिकित्सा सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। जो टीम आएगी तो इसके लिए यहाँ पे इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जो पानी और उसकी पानी की प्रॉब्लम है मेजरली, उसके लिए तत्काल निर्देश दिए गए और जो शौचालय की सुविधा की इश्यू है उसके लिए भी तत्काल निर्देश दिए गए। तो आने वाले 1 हफ्ते में एएमएफ के काम तत्काल कर दिए जाए। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की कोशिशों में प्रशासन लगातार लगा हुआ है, जिसे तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया, ताकि किसी भी तीर्थयात्री का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा सके। वहीं गुरुवार को केदारनाथ धाम जा रहे रायगढ़ निवासी तीर्थयात्री के सिर पर अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिर गया। तीर्थयात्री के सिर पर पत्थर लगने से वो घायल हो गया और उसके साथी उसे एसएडी गौरीकुंड लाए, जहां उसके सिर पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल तीर्थयात्री को 108 एम्बुलेंस से सोनप्रयाग तक लाया गया, जहां यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल उसे एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीमार और घायल हुए 11 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई गई। इनमें चोट लगने के 5 मामले सामने आए हैं। यहाँ पर जो यात्रा पर आते हैं तो एक तो है कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन हो जाता है, जिसके उसमें मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस की भी स्थितियाँ डेवलप होती हैं। इसके अलावा जब वो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर आते हैं तो उनको पैदल में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊंचाई, धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके आएँ, और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है वो सावधानियों को बरतते हुए अपनी मेडिसिन को लेकर के आएँ। नीचे तो मौसम जैसे मौसम में तो यहाँ चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे फाटा की तरह वो बढ़ेंगे और ट्रैकिंग करेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए कपड़े बिल्कुल ऑरेंज वाला ले करके आज जरूरत पड़ने पर उसको यूज करें, न कि पहले कपड़े में काम करें। चारधाम यात्रा में अब श्रद्धालुओं का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह सुविधा शुरू की गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का 82 चौकी पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों का भद्रकाली चौकी पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। का मेन पॉइंट थाना मुनीक देती है, जिसमें 2 रास्ते जाते हैं। एक बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के लिए जाते हैं, जिसमें ऑफलाइन की व्यवस्था पुलिस और शासन के द्वारा तपोवन क्षेत्र में की जा रही है, एवं श्री गंगोत्री जमुनोत्री जाने वाले वाहनों की चेकिंग व ऑफलाइन की व्यवस्था भद्रकाली के पास की जा रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो और उतने ही यात्री जाएं इन 4 धामों में जितने वहां कैपेसिटी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को संभालने में पुलिस की नाकामी के बाद अब व्यवस्था संभालने का जिम्मा आईटीबीपी और एनडीआरएफ को दे दिया गया है, जिसके चलते यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से अव्यवस्था फैल गई थी। पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम दिखाई दिया था, जिसके बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती करने की मांग की जा रही थी। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरी कुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने देवपुरा चौक से लेकर ज्वालापुरी कोतवाली तक दुकानों के बाहर सड़कों पर किए अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कई जगहों पर टीम के साथ व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने साफ तौर से कहा कि अब हरिद्वार में दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। चिन्हीकरण करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता द्वारा जो रेड कलर से मार्किंग कराई जा चुकी थी, तो कल हम लोग इसी क्रम में 11 बजे से हर की पैड़ी पुलिस चौकी से लेकर के और देवपुरा चौक तक जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी। और उसी क्रम में आज दूसरा दिन है और आज हम जो है ज्वालापुर थाने तक जा रहे हैं, देवपुरा चौक से ज्वालापुर थाने तक, और जितना भी अतिक्रमण है हमारी सड़क पर उसको जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज हम जब लौटेंगे अभी यहाँ ज्वालापुर थाने से वापस, तो फिर हर की पैड़ी तक हम जाएंगे और पुनः अगर किसी ने किया है तो उसको फिर से ध्वस्त करेंगे। उधर सिंह नगर के दिनेशपुर में एक बेकाबू कैंटर दुकान में जा घुसा, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि वहां मौजूद दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचा ली। कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसा ब्रेक फेल होने के कारण होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैंटर काशीपुर से सिचकुल जा रहा था और इस दौरान चौराहे के पास उसका ब्रेक फेल हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, जिससे ट्रक मुख्य चौराहे पर बनी दुकान को ध्वस्त करती हुई रुक गई। वहीं दुकान में काम कर रहे सतीश ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। गनीमत ये रही कि कैंटर में भरे ज्वलनशील पदार्थ में आग नहीं लगी।
के अंदर हम 2 भाई थे, 2 भाई दुकानदारी कर रहे थे। अब ये गाड़ी उल्टे रॉन्ग साइड से आ गया और आके सीधा एकदम स्पीड से, ना कोई ब्रेक मारा ना कुछ, अचानक से पूरा सामने आ गया। 2 कस्टमर के सामने, वो तो भाग गया, उनका कुछ नहीं हुआ। बस हमारा नुकसान क्या हुआ, ये सामने जो काउंटर लगा था मेरा, वो काउंटर, वो फ्रिज था पूरा बड़ा वाला, वो फ्रिज मेरा नुकसान में फ्रिज गया और हमारा करीब 1 लाख का करीब नुकसान हो गया हमारा। बस खाली नुकसान ही हुआ, बाकी और किसी का कोई चोट वोट नहीं पहुंचा। देहरादून में एमडीडीए की कारगुजारियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर विकास नगर में देखने को मिला, जहां न्यायालय के स्टे के बावजूद एमडीडीए की टीम ने निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के एक हिस्से को गिरा दिया। आपको बता दें कि पचवादून क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से न केवल बिना एमडीडीए से मानचित्र पास करवाए आवासीयों और व्यावसायिक भवन निर्माण किए जा रहे हैं, बल्कि कृषि भूमियों पर भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिस पर एमडीडीए सिर्फ नोटिस भेजने और सेटलमेंट के नाम पर कंपाउंडिंग करने तक ही सीमित रह गया है। मगर आज क्षेत्र में पहली बार एमडीडीए की टीम बिना मानचित्र पास करवाए निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा। लेकिन भवन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भवन स्वामी ने इस कार्रवाई का विरोध किया और एमडीडीए अधिकारियों पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि न्यायालय से स्टे होने के बाद भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अचानक हुई इस कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें फिर भी मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ा। एमडीडीए के सहायक अभियंता दिग्विजय सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। वे नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे थे। मैंने इस पे स्टे ले रखा है और कंपाउंड में नक्शा भी डाल रखा है। सर एई साहब को मैंने बोला भी कि 10 मिनट रुक जाओ, मुझे 10 मिनट का टाइम नहीं दिया जा रहा। सर इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं इसको रुकवा दूंगा। एई साहब ने मुझे बोला है कि अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देते हो मैं इसको रुकवा दूंगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है। सर मैंने लोन लेके पता नहीं कैसे कैसे करके ये बनवाया है और हरपटपुर में बिल्कुल मेन रोड पे पता नहीं कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिना नक्शे के बनाई जा रही है और वो सब पैसे ले दे के उनका काम हो रहा है। मैंने अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। सर मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग रुक जाए। मैं 10 मिनट का भी अगर मुझे टाइम दिया जाए तो वकील साहब कह रहे हैं कि मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ स्टे की कॉपी उनके पास है। कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं बात करने के लिए, ये उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे जिसके अनुपालन में कार्रवाई की जा रही थी। अभी भी हमें ज्ञात हुआ है कि ये कमिश्नर साहब के यहाँ से कुछ आदेश आया है तो इसके अनुपालन में हम अभी रोक रहे हैं। अब जैसा हमें आदेश मिलेगा हम उसी के अनुसार करेंगे। विकास नगर में जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम उनका चालान करते हैं। चालान करने के बाद उसकी कार्रवाई होती है जैसे जैसे आदेश हो रहा है। अभी हमने शिमला बाईपास पे जो अवैध प्लाटिंग थी हमने उसका 40 बीघा एक जगह, 30 बीघा एक जगह हमने कार्रवाई की है। अभी हमने कुछ दुकानों को भी सील किया है। तो जैसे जैसे हमें आदेश मिलेगा हम तो आदेश का पालन करेंगे। चलिए और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां आबकारी अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। 5 जिलों में आबकारी अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी सचिव सख्त हुए हैं और सचिव के आदेशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई है। आबकारी अधिकारियों को समय रहते स्पष्टीकरण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 3 दिन में सभी आबकारी अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान, यूएस नगर के हरीश कुमार, नैनीताल की रेखा जुयाल भट्ट, अल्मोड़ा के संजय कुमार और पिथौरागढ़ के गोविंद मेहता के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 5 जिलों में आबकारी अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आबकारी सचिव सख्त हो गए, जिसके बाद सचिव के आदेशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की जा रही है। चलिए और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, 5 जिलों में आबकारी अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश यहां पर सचिव के द्वारा दिए गए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं हिमांशु कि उत्तराखंड में जो बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो आबकारी है और शराब से ही प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। उसके साथ ही अगर पर्यटन की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, ये 2 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर राज्य सरकार लगातार फोकस करती है। हर साल नीतियां बनाई जाती हैं ताकि राजस्व में किसी तरह की कोई कटौती न हो बल्कि बढ़ोतरी हो।
और इसी के तहत अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 622 जो दुकानें हैं वो दुकानों का आवंटन होना था, जिसमें से महज 602 शराब की दुकानों का ही आवंटन हो पाया, जिनको लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। और बची हुई जो 20 दुकानें थी उन पर जो आबकारी सचिव थे उन्होंने 2 मई को ये सख्त आदेश दिए थे कि इन पर तुरंत फौरी तौर पर इस पर अपना जवाब दिया जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए और लॉटरी की जो प्रोसेस है उसको किया जाए। लेकिन जो 5 जिलों के जो आबकारी अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने निर्देश जारी किए, सचिव द्वारा निर्देश जारी हुए और इन 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों का वेतन को अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये जो 5 जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिला आबकारी अधिकारी हैं। और अब इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर ये शासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे कि आखिर क्यों इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों की जो इनको कार्य करने को कहा गया था, आखिर क्यों इन्होंने वो जवाब कार्य नहीं किया, इसी चीज का इनको स्पष्टीकरण देना है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं प्रदेश में अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारियों के द्वारा, ये साफ तौर पर निर्देशित ऊपर से है, सरकार से है, चाहे मुख्य सचिव स्तर पर हो या फिर मुख्यमंत्री स्तर पर हो। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कैलाश हुई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर निर्देश के बाद यहाँ पर सचिव, आबकारी सचिव का सख्त रुख नजर आ रहा है, लेकिन अगर 3 दिन में आबकारी अधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या किसी भी अधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अधिकारियों पर? बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि जो भी विभागीय जो कार्रवाई जो मानक तय होते हैं किसी भी कार्रवाई को करने के लिए, तो वो विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन उसके अलावा एक चीज और यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिन 20 दुकानों का जिक्र इस वक्त हो रहा है उन 20 दुकानों पर तुरंत यहाँ पर लॉटरी की जो प्रोसेस है उस लॉटरी के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो राजस्व जो प्राप्ति होनी है राज्य सरकार को, उस राजस्व प्राप्ति में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। क्योंकि इस मई का ये महीना शुरू हो चुका है, 1 महीने का ऑलरेडी यहाँ पर सरकार को नुकसान हो चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल से नए आवंटन शुरू हो जाते हैं और मई का ये महीना चल रहा है। तो वैसे ही सरकार को काफी नुकसान इन अधिकारियों की वजह से हुआ है और 3 दिन के भीतर ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर इन पर कार्रवाई संभव है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से। खटीमा वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान घेराबंदी कर शीशम से भरा पिकअप पकड़ा है। वहीं 2 अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई के बावजूद भी लकड़ी तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेखौफ लकड़ी तस्कर के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।